अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एजिंग। लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 21। एजिंग क्या होता है? बड़ा आसान सा टॉपिक है, जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। द प्रोग्रेसिव चेंजेस ओवर टाइम लीडिंग टू लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी बुढ़ापापन कह रहे हैं आप लोग कि एजिंग कहते हैं जैसे जैसे आप लोगों के फिजियोलॉजी क्या होती है? फंक्शनिंग। अगर बॉडी की फंक्शनिंग माइनस में जाना शुरू हो जाए, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाए, और यहाँ तक इंसान जो है या कोई भी जिंदा चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ तक पहुँच जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजिंग बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, नेगेटिव है। आंखें हैं, काम कर रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव में चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हेयरिंग है वो नेगेटिव में जा रही है, तो ये भी एजिंग में आएगा। ये आपका एमसीक्यू होगा कि स्टडी अबाउट एजिंग जो है ये एक ऐसी साइंस है जिसमें आप लोग एजिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग वजूहात भी पढ़ते हैं, कॉजेस पढ़ते हैं, और इसके अलावा इंसान का जो लाइफ स्पैन है, हेल्थ स्पैन है, यानी इंसान अगर उम्र लंबी कर भी लेता है, फर्ज कर लेते हैं इस इल्म के मुताबिक, तो वो जितना भी ज़िंदा रहे वो सेहतमंद रहे। ये ना हो कि उम्र भी 125 साल हो और सारी ज़िंदगी बीमार भी रहे। तो नॉट ओनली टू इंक्रीज द हेल्थ स्पैन बट आल्सो, बट नॉट ओनली टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन बट आल्सो द हेल्थ स्पैन, लाइफ भी बढ़ाना और साथ साथ हेल्थ स्पैन भी बढ़ाना, ये इसमें पढ़ा जाता है जेरेंटोलॉजी के अंदर। फैक्टर्स आप लोगों को पता ही है कि सेल्स, इसके दो तरह के फैक्टर्स हैं। बुढ़ापेपन की जो रिसर्च अभी तक हुई है, वैसे तो एजिंग का प्रोसेस अभी तक काफी अननोन है काफ़ी हद तक, लेकिन जो भी साइंस समझी है वो ये समझी है कि हमारे जो सेल्स हैं, ह्यूमन के सेल्स, अगर जिस्म से बाहर निकाल लिए जाएं, लेबोरेटरी में निकाल लिए जाएं, इन विट्रो निकाल लिए जाएं, तो वो लेस देन 100 टाइम्स आउटसाइड द बॉडी डिवाइड करते हैं, ज़्यादा डिवाइड नहीं करते। अब इंसान के बारे में रिसर्च ये पता लगी है कि जैसे जैसे सेल इंसान का तकसीम होता है, ये क्रोमोसोम होते हैं, आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर, ये जो किनारे हैं इनको टीलोमेयर बोलते हैं। जब सेल तकसीम होता है, यानी एक से कितने में जाता है? दो में, तो ये जो टीलोमेयर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये ख़ास क्रिटिकल लेंथ तक पहुंच जाते हैं तो देखा ये गया है कि आपके सेल मज़ीद तकसीम नहीं होते। जब सेल तकसीम नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि ओल्ड सेल्स आर नॉट रेप्लिनिश्ड बाय द न्यू वन। जवानी क्या है? बचपना क्या है कि आपके सेल टूटते भी हैं, बनते भी हैं, टूटते भी हैं, बनते भी हैं आप लोगों की। लेकिन ये जब सेल तकसीम होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि खास क्रिटिकल लेंथ पे पहुंच जाती है। अब ये सेल तकसीम, अब वही पुराने सेल रहेंगे, उसकी जगह न्यू सेल नहीं आएंगे। तो यही वो कहना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लेंथ ऑफ टीलोमेयर्स द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे ये सीक्वेंस होते हैं। व्हेन वी आर कंसीव्ड, यानी जब हम लोग जाइगोट बनते हैं और इम्प्लांट होते हैं यूट्रस के अंदर, हमारे उस टाइम टीलोमेयर्स जो होते हैं वो फुल लेंथ के होते हैं, लेकिन हर तकसीम होने के साथ साथ वो टीलोमेयर शॉर्ट हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आता है पैदा होने के बाद कि वो मज़ीद आगे तकसीम नहीं होते, और यही बुढ़ापा है। तो ये आपने बताना है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर, पिछला था जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि क्रोमोसोम आप लेते हैं वालदैन से। अब बैरूनी अवामिल हैं, तो रोज़ सुनते हैं, रोज़ समझते हैं। पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं, लेट सोना, ठीक है, लेट उठना, ठीक है, एक्सरसाइज का ना करना, ऑस्टियोपोरोसिस में इस तरह है, अल्को स्मोकिंग है, ये हड्डियाँ आप पता पीछे पढ़ के आ रहे हैं बोन्स वाले में। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम आउटपेस ज़्यादा हो जाता है, इनटेक कैल्शियम का कम हो जाता है, हड्डियाँ जैसे क्या हो जाती हैं? खोखली हो जाती हैं। वजूहात स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक है, कि तमाम मामला ऐसे हैं जो आपकी बॉडी से बाहर से मुतल्का है। ठीक है, इसी तरह मॉडरेट एक्सरसाइज, देखा यह गया है कि अगर आप डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, यानी आपकी हड्डियां ज़्यादा देर तक मजबूत रहेंगी। ठीक है, ये इसका समझ रेमेडी भी आ गई है। डाइट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड गुड हेल्थ हैबिट्स रिड्यूसेस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। आप हल्की एक्सरसाइज भी रखें, फ्रूट्स वगैरह भी खाएं, ठीक है, वेजिटेबल्स भी खाएं, तो कार्डियो हार्ट की जो बीमारियां हैं, ब्लड से मुतल्लिक जो बीमारियां हैं वो आपको कम से कम होंगी। और आपको पता है कि आजकल ये कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज लीडिंग काज है डेथ की।
हर दूसरे बंदे को सुनने में आता है जी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमने ये इसके अंदर देखना है। तो एक था जेनेटिक फैक्टर और एक था एक्सट्रिंसिक फैक्टर। साइंस ऑन सिम्टम्स जो हैं, अलामात आपको पता ही हैं, दो तरह की अलामात होती हैं इसमें, प्राइमरी और एक सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी में जो होता है यानी ये हो के ही रहेगा लाजमी। प्राइमरी चाहे जिस तरह मर्जी आप कर लें, जितनी अच्छी गुड एक्सरसाइज कर लें, ये ऐसा मामला इनएविटेबल है। बुढ़ापा हर एक शख्स पे आना होता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूअर हेयर फॉलिकल्स, एक्सट्रीमिटीज थिन आउट, यानी जो स्काल्प है, सर है, उसकी साइडों से बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। स्काल्प मैंने आपको पता है ये ऊपर वाली स्किन हो जाएगी। डिक्रीज नंबर ऑफ मेलानोसाइट, ठीक है। मेलानोसाइट क्या है? मेलानोसाइट एक सेल होते हैं जो आपकी स्किन में भी होते हैं, आप लोगों के बालों में भी होते हैं। अगर आपके बाल पैदाइशी ब्लैक हैं, मेलानोसाइट्स की वजह से हैं, स्किन है, तो ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कम होना शुरू हो जाते हैं उम्र के साथ साथ। तो बाल शुरू में ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, लॉस ऑफ पिगमेंट, वाइट भी हो जाते हैं, ठीक है। स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है। फिर ख़ास तरह के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं साइज़ में, और इसकी वजह से स्किन के ऊपर पिगमेंटेड स्पॉट्स जो है, स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक साइड पे जो है स्किन पेल होना शुरू हो गई, बाल जो है ग्रे से फिर वाइट होना शुरू हो गए, और स्किन के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो गए, ब्लॉचेस, ठीक है। और इसी तरह इम्यून रिस्पॉन्स भी उम्र के साथ साथ कम हो जाता है, सबको पता है, ठीक है जी। तो ये होके ही रहेगा। हाँ, इसको आप दूर कर सकते हैं अपनी गुड हैबिट्स की वजह से, ठीक है। ये लेकिन होगा ज़रूर, कभी ना कभी ज़रूर होगा, ठीक है। इसी तरह डेफनेस है, ठीक है, ऊंचा सुनाई देना हो गया, ठीक है। फीडिंग विजन, आई साइट डे बाय डे वीक होना, ठीक है। रिड्यूस एबिलिटी टू अडॉप्ट स्ट्रेस, ठीक है। जो एक जवान शख्स जो स्ट्रेस को, एक टेंशन को झेल सकता है, वो उम्र के साथ बाद जाने के बाद वो चीज़ स्ट्रेस को झेल नहीं सकते। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि एजिंग डिफरेंट पीपल में डिफरेंट भी हो। आज तो छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इट डजेंट मीन कि वो क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो ये वेरी कर सकती है, ये अलामात किसी में हो सकती हैं, किसी में ज़्यादा देर में आ सकती हैं, कुछ में पहले आ सकती हैं, ठीक है। तो ये वेरी करती हैं पीपल टू पीपल। बात समझ में आ गई? इसके अलावा सेकेंडरी एजिंग, सेकेंडरी एजिंग क्या है? जो कि एनवायरनमेंट की वजह से आप बुढ़ापेपन का शिकार होते हैं, ठीक है, बुढ़ापेपन की वजह से। इसमें आगे दो बातें बतानी है, डिसयूज एंड अब्यूज। अब डिसयूज का मतलब क्या हुआ? छोड़ देना, तर्क कर देना। क्या तर्क कर देना जी? एक्सरसाइज का ना होना, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना खा के बेड पे लेट जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे वगैरह। तो ये भी बुढ़ापा जल्दी लेके आता है, ये बातें। अब्यूज़, ठीक है, अब्यूजमेंट में क्या है? जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं जो अब बुढ़ापा जल्दी लेके आ सकती हैं, उसमें स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, माल न्यूट्रिशन है, खुराक का मुकम्मल और बैलेंस ना लेना, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट वगैरह के साथ एक्सपोजर जो होता है, ये भी आप लोगों को बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये सेकेंडरी में आएंगी बातें। बात फॉलो करके समझ आ गई नहीं? तो प्राइमरी एजिंग होके रहती है, सेकेंडरी जो है ये माहौल पे डिपेंड करती है। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। अब पूरे चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं। एक्स्ट्रा रीडिंग्स में सबसे पहले हमने माइटोसिस देखना है, बट माइटोसिस जो है पेज नंबर 146 पे आपके दिया हुआ है एक्स्ट्रा रीडिंग। तो मियोसिस मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था, तो माइटोसिस आ गया है पेज नंबर 146 पे। नहीं है? हो सकता है कि आपकी मेरे पेज की बुक में थोड़ा फ़र्क हो। हाँ, पहले पे ही होगा। मिल गया जी? 26 126। अच्छा जी, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो पेपर में भी आ सकता है, दूसरा आप लोगों ने एंटी टेस्ट में भी बैठना होता है, तीसरा ये है कि ये बाकी बुक्स के अंदर जो है, क्योंकि लाहौर बोर्ड हो गया जिस तरह, पंजाब बोर्ड, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आ गया माइटोसिस। माइटोसिस की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर 9th क्लास से निकालना चाहें तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन द डॉटर सेल। यानी इसके अंदर जब सेल तकसीम होता है तो सेल जो है वो 1 से 2 में तो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम।
याद आ गया। मियोसिस में क्या था? मियोसिस में टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, उसमें आधे हो जाते हैं, इसमें सेम रहते हैं। ठीक है। माइटोसिस जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अगर आप लोगों को मैट्रिक याद हो, जो कि नहीं याद होगा। माइटोसिस के दो फेज होते हैं। माइटोसिस के एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोटिक फेज। तो सबसे पहले इंटरफेज की तरफ चलते हैं। कोई ज़माना था कि इंटरफेज को हम लोग कहा करते थे रेस्टिंग फेज, कि सेल जो है बज़ाहिर एक ही रहेगा, एक ही रहता है और सेल तकसीम नहीं होता। लेकिन बाद में रिसर्च से पता लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट अ रेस्टिंग फेज। बेसिकली सेल्स एक ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो इट इज़ अ फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल अपने आप को तैयार करता है तकसीम होने के लिए, रहेगा एक ही। मिसाल के तौर पे इंटरफेस के आगे फर्दर फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, आपकी बुक में S फेज का जिक्र है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। G1 फेज के अंदर सेल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। सेल जो है साइज में ग्रो होता है, साइज में बड़ा होता है। साइज सेल जो है वो क्या करता है, इसमें एनर्जी जो है इकट्ठी करता है। ठीक है। इसके अलावा सेल डिफरेंट किस्म के काम वगैरह, एंजाइम वगैरह इकट्ठे करेगा ताकि तकसीम होने के लिए। ये देखें, ये सेल आ रहा है, ये वाला, ये सेल, इसमें इसने क्या काम किए जो मैंने अभी आपको बताया। साइज में ग्रो किया, एंजाइम्स इकट्ठे किए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे किए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, साइज में एक ही है। फिर आता है एस फेज, इसका जिक्र बुक में है। इसको कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में अगर आप देखें, पहले ये सिंगल क्रोमाटिड पे मुश्तमिल है, अब इसकी दो टांगें हो गई दो टांगें। यानी एक क्रोमोसोम की कितनी टांगें हो गई? दो। एक क्रोमोसोम की कितनी टांगें हो गई? दो। ये टू क्रोमाटिड्स। तो सिंगल क्रोमोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी क्रोमाटिड्स? टू। इसमें यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, डीएनए डबल हो जाता है। इसी वजह से क्रोमोसोम जो है वो सिंगल क्रोमाटिड किस में चला जाता है? टू क्रोमाटिड्स में। समझ आ गई? उसके बाद एस फेज के बाद ये यहाँ G2 फेज आ जाता है। G2 फेज में सेल माइटोटिक रिलेटेड प्रोटीन इकट्ठे करता है, एनर्जी इकट्ठी करता है। माइक्रोट्यूब्यूल यानी जो धागे बनते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह, उन प्रोटीन्स को इकट्ठा करता है। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने बताना है, इसको कहते हैं इंटरफेस। उसके बाद सेल जो है वो तकसीम वाले मराहिल में चला जाता है। तो अगले फेज में चले जाएंगे, जिसको हम कौन सा फेज बोलेंगे? माइटोटिक फेज। ठीक है, तो ये आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? माइटोटिक फेज के अंदर, यानी माइटोसिस में सबसे पहला फेज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोफेज। प्रोफेज में कहानियां क्या क्या हैं? प्रोफेज में आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये आप देख सकते हैं पत्थर से हैं, ये अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो इनसे धागे निकलते हैं, जैसे स्पाइडरमैन से धागे निकलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्पिंडल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है तो अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म वाला जो पानी है वो बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज में के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम हैं ये सिंगल अलाइनमेंट में आ जाते हैं। मियोसिस में भी ऐसा ही होता है। मियोसिस 1 में सिर्फ ये था कि वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बिल्कुल लाइन पे आ जाइए। पत्थर जो थे जिनका नाम सेंट्रियोल था, इनसे धागे निकलते हैं। ये आप देखें, ये धागे हैं। वैसे तो इन धागों को काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और ये जो किरणों की तरह धागे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ हैं, इन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो ये माइटोटिक अपरेटस बन गया है। और ये क्योंकि सेंटर में आ गए हैं इसलिए इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए? सेंटर में आ गए। उसके बाद एनाफेज भी आना चाहिए था, एनाफेज मुझसे कहीं मिस हो गया है। तो एनाफेज में क्या होता है कि ये जो धागे हैं इनको खींचते हैं। ये धागे इधर अपनी तरफ खींचेंगे, ये इसको खींचेंगे, और हर क्रोमोसोम की जो दो टांगें हैं ये टूट जाएंगी। यानी क्रोमाटिड इधर, क्रोमाटिड उधर, क्रोमाटिड इधर, क्रोमाटिड उधर। कहाँ से टूटते हैं? सेंट्रोमेयर से। इस फेज को क्या बोलते हैं? एनाफेज।
उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, यानी प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो जाती है। वहां पे क्रोमोसोम इकट्ठे होकर नजर आने लग गए थे, कंडेंस हो गए थे, यहाँ दोबारा से डीकंडेंस हो जाएंगे। पहले बने थे क्रोमाटिन से क्रोमोसोम, अब फिर दोबारा क्रोमोसोम से क्या बन जाएंगे, क्रोमाटिन। ये न्यूक्लियोलस है। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, जबकि टीलोफेज में दोबारा रीअपीयर हो जाता है। और इस तरह एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बनते हैं, जिसको आप कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। समझ आ गई? ये सारा 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ होल सेल। अब पूरे सेल ने तकसीम होना होता है, तो सेल जो है दरमियान से क्या होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, और इस तरह से न्यूक्लियस पहले ही दो बन जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और एक सेल इधर और एक सेल इधर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा रीडिंग में मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक होता है माइक्रो मैनिपुलेटर, एक और बॉक्स है। माइक्रो बहुत छोटे लेवल को बोलते हैं। मैनिपुलेटर हिलाने जुलाने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, उल्टा सीधा करने वाला। सही है। ये क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है माइक्रो तो बहुत छोटी लेवल की चीज़ होगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की। इसकी डेफिनेशन दी गई है, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फिजिकली इंटरेक्ट विद अ सैंपल। भाई आपको कोई सेल दिया जाता है, एम्ब्रियो हो सकता है, एग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ चीज़ आपने इंजेक्ट करनी है, उसमें से कुछ निकालना है। अब सेल कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है सेल को किस में देखेंगे, माइक्रो मैनिपुलेटर के अंदर, माइक्रोस्कोप के लेवल पे, और उसके अंदर चीज़ों को चेंज करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत बहुत काम है। वेयर अ लेवल ऑफ प्रिसिशन ऑफ मूवमेंट इज नेसेसरी। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक छोटा सा सेल है, दिस इज एग, फीमेल एग। अब सपोज आप लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने लगे हैं, आप लोग स्पर्म इंजेक्ट करने लगे हैं, किस में, एग के अंदर। अब ये देखें, ये कितने माइन्यूट लेवल का, इसमें प्रिसिशन क्या है कि ये जो आप देख सकते हैं, इसको जॉयस्टिक भी बोलते हैं, ये ज़रा सी आगे पीछे हो जाए तो जाहिर सी बात है ये इट कैन डैमेज द न्यूक्लियस, द ऑर्गेनल्स, इसलिए बड़ी हसासियत की ज़रूरत होती है इसकी। तो ये माइक्रो मैनिपुलेटर जो है आप देख सकते हैं, उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे इसको जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी एक चीज़ को चाहिए होल्ड करने वाली, ताकि सेल जब भी आप कोई चीज़ पिन वगैरह इसमें डाल रहे हैं, जॉयस्टिक डाल रहे हैं, तो ये अपनी जगह से हिले ना। तो आपने भी यही बताना है। इसके दो हिस्से हैं, एक इनपुट जॉयस्टिक है, ये हिस्सा क्या है, इनपुट जॉयस्टिक, और दूसरी चीज़ क्या है, आउटपुट सेक्शन फॉर होल्डिंग। तो ये इसको, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये इस एग को क्या करके बैठा हुआ है, होल्ड करके बैठा है, फिसल ना जाए, ऐसा ही है ना। तो इसलिए तो ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर। इसमें आप लोग ब्लास्टोमेयर को दो हिस्से भी कर सकते हैं, इसमें आप एग के अंदर स्पर्म वगैरह भी इंजेक्ट कर सकते हैं, या इसमें कुछ चीज़ डालना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये एक और चीज़ है, माइक्रो मैनिपुलेटर है ये। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर आ गया जी। ब्रेस्ट कैंसर का है आजकल, वैसे भी मंथ भी चल रहा है, आजकल मोबाइल फ़ोनों पे भी चल रहा है ब्रेस्ट कैंसर का जो कैंपेन है। उसमें क्या है, ये ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारी है, जो कैंसर है, ये क्या है, 1/8, यानी हर 8 में से एक लड़की को, फीमेल को, ये ब्रेस्ट कैंसर की रेशो है होने की। ठीक है, इसकी वजूहात देखी गई हैं, क्या हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल, अपने वज़न में इजाफा होना, और वो फीमेल जो अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ आ गई? इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कैंसर है दो तो आपको पता ही है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। इसके अलावा वो जो लंप, वो जो फोड़ा सा बनता है, उसको सर्जरी के ज़रिए भी निकाला जाता है, हार्मोन थेरेपी के ज़रिए भी, और टारगेटेड थेरेपी, ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं टारगेटेड थेरेपी, जो सिर्फ और सिर्फ कैंसरस सेल को मारते हैं, बाकी सेल्स को नहीं मारते। ठीक है, इसके अलामात क्या हैं, ब्रेस्ट में किसी भी किस्म का लंप अपीयर होना, उभार अपीयर होना, ठीक है, चेंज इन साइज और शेप और इन द ब्रेस्ट में होना, या किसी भी ब्रेस्ट में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन, क्योंकि बीमारी है तो डिस्चार्ज वगैरह निकलना जो है, इस इन अलामात की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ठीक है, इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन खुद भी है।
ठीक है, कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई उभार, कोई लंप फील होता है तो फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जितना ये इनिशियल लेवल पे पकड़ा जाएगा उतनी ही जल्दी ये कंट्रोल हो जाता है और काबिल इलाज भी है, बाद में नहीं। मेमोग्राफी की जाती है। मेमोग्राफी का मतलब क्या हुआ? मेमो मीन मेमोरी ग्लैंड और ग्राफी मीन टू रिकॉर्ड समथिंग। ठीक है, तो ये भी एक लाइट एक्सरे होता है, एक्सरे से ज़रा कम क्वालिटी का एक्सरे है। ठीक है, ये उसका ये डॉक्टर ऑब्वियसली ये किसी जगह पे किसी डॉक्टर के पास ही हो सकता है, तो इसमें पता चल जाता है उस लम्ब के। पाकिस्तान की फिगर्स दी गई हैं कि पाकिस्तान में हर साल 40,000 औरतें जो हैं वो इसमें ब्रेस्ट कैंसर के अंदर फौत हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर समझ में आ गई जी बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद एक्स्ट्रा रीडिंग है। एक्स्ट्रा रीडिंग क्या है जी इसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है, बच्चे के लिए क्या फ़ायदा है, तो ये तमाम चीज़ें। माँ के लिए क्या फ़ायदा है, एक तो आपने देख ही लिया कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक होगी बात। दूसरा, वो यहाँ पे बात थोड़ी डिफरेंट ये करेगा कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम आलमोस्ट क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। तो उसको इम्यूनिटी खुद बनाने में टाइम लगेगा, तो उसको मदर का जो मिल्क है वो सबसे अच्छी ग़िज़ा है, जो उसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है और उसको इम्यून सिस्टम भी देता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोलोस्ट्रम जो है नॉट ओनली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपको बताया था येलो कलर का होता है, लेकिन साथ साथ मदर्स के मिल्क में IgA इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी भी उसको मिलती है। अब फ़र्ज़ करते हैं मदर को कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो उसके जिस्म ने पहले से ही क्या बनाई हुई हैं, एंटीबॉडीज़। तो बच्चे को वो एंटीबॉडीज़ मुफ्त में मिल जाएंगी और बच्चा उस बीमारी से बचा रहेगा जो माँ को हुई थी। समझ आ गई? तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम आ गया। यहाँ पे MCQ में ये है कि बच्चा अपना इम्यून सिस्टम 5 साल की उम्र तक बना लेता है, उससे पहले पहले यही चीज़ें उसको हेल्पफुल होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये आई है कि बेबी का जो सलाइवा है वो कम्युनिकेट करता है मेमोरी ग्लैंड के ज़रिए मदर के साथ, ठीक है, और इससे अफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिल्क, यानी बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, एक पैदा होता बच्चा वो मेमोरी ग्लैंड के साथ जब कम्युनिकेट करता है थ्रू सलाइवा, तो वो मैसेज जाता है और बॉडी को पता चल जाता है बच्चे को क्या चीज़ ज़्यादा दरकार है। तो मिल्क की कंपोजिशन उस तरह से चेंज होना शुरू हो जाती है। बासर में आ गई? कोई एंटीबॉडी चाहिए उसको तो वो चेंज हो जाएगा, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वहाँ से पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो है मदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। बहुत दफ़ा देख लिया ऑक्सीटोसिन को, लेकिन यहाँ पे एक नए फंक्शन में आएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कई फंक्शन पढ़े थे, एजेक्शन ऑफ मिल्क पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन का हमने फंक्शन पढ़ा था कि यूट्राइन वाल्व्स को दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। लेकिन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ डिफरेंट ये है कि ये जो ऑक्सीटोसिन है, इसको आपको मैं बता दूँ, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। MCQ में एंटी टेस्ट में पूछा जाता है कि कौन सा लव हार्मोन है, मोहब्बत का हार्मोन कौन सा है तो वो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्यों है? तो देखा गया है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मदर में से ये वाला हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इस तरह डेवलप होती है एक बच्चे में और माँ के अंदर, ठीक है। और माँ और बच्चे की मोहब्बत जो है आपको पता लाजवाल मोहब्बत होती है, एवर लास्टिंग, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन है ये ना सिर्फ माँ के बिहेवियर को चेंज करता है, बल्कि इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग ऑफस्प्रिंग एंड द मदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लव हार्मोन। बात समझ में आ गई? क्लियर है प्यारे बच्चों? उसके बाद एक और एक्स्ट्रा रीडिंग ये है कि बर्थ के टाइम आपको पता है क्रैनियम के अंदर 8 बोन्स होती हैं और फेशियल बोन्स में 14 होती हैं, पढ़ा था ना, फेशियल 14 बोन्स होती हैं। तो ये 8 हड्डियां जो हैं ये इकट्ठी या जुड़ी हुई नहीं होती। अब ये एक और अल्लाह ताला की हिकमत है कि ये क्यों जुड़ी हुई नहीं होती। उसकी वजह ये है कि पैदाइश के दौरान इसने बर्थ केनाल में से निकलना होता है। अब जब बर्थ केनाल में इतनी स्पेस नहीं होती, यानी उस वैसे तो वैसे रिलैक्स तो वो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हड्डियों के अंदर गैप होने की वजह से कि वो जो उसका जो क्रैनियम है, उसका जो सर है वो फ्लेक्स हो सकता है, अंदर की तरफ को थोड़ा सा फोल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें लचक आ जाती है। दैट इट कैन बी ईजिली ट्रेवल थ्रू द बर्थ केनाल, ठीक है। अब वो जुड़ती कब है ये हड्डियाँ? ये बाहर आके जुड़ती हैं
कब जुड़ती हैं? एट 18 मंथ। तो इंडिविजुअल प्लेट फ्यूज अबाउट 18 मंथ में जाके जुड़ेगी। ठीक होगी जी। ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं, ये देख लें आप लोग। उसके बाद एक और चीज़ आ गई, कैंसर के हवाले से बताया गया है भाई कोई भी सेल आपकी ज़रूरत की, आपकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा तकसीम हो, वो क्या है? कैंसर है। कैंसर की डेफिनेशन ही ये है कि अनकंट्रोल्ड, हाँ, सेल डिवीजन, ठीक है, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, वो कैंसर है। ठीक है। और इस कैंसर की तकरीबन मोर देन 100 टाइप्स हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। और कैंसर का नाम वहीं पे ही होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर लंग्स में शुरू हो गया तो लंग कैंसर होगा। ठीक है। ब्रेस्ट में स्टार्ट हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आम तौर पे मोस्टली ये है कि इसमें लम्स, ठीक है, उभार, फोड़े बनना या इस तरह करके आउटग्रोथ बनना ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर्स, ठीक है, उभार से बनना शुरू, गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सवाए एक कैंसर के जिसका नाम है एक्सेप्ट ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इसमें लंप नहीं बनता। इसमें क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल, जो कि तादाद में ज़्यादा तो होंगे लेकिन निकम्मे होंगे, काम नहीं करेंगे। तो निकम्मे होंगे, मरने के फिर वही बात होगी, काम सेल छोड़ देंगे तो इंसान कहाँ जिंदा रह सकता है। तो ट्यूमर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक को बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं और एक को मेलिग्नेंट। बिनाइन को लोकलाइज्ड भी कहते हैं, यानी ऐसा कैंसर जो एक ही जगह पे रहे और पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो, और वैसे भी इट इज़ ईजिली टू कंट्रोल। मेलिग्नेंट क्या होता है, ये पूरी सेल एक जगह पैदा होता है, कैंसरस सेल खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल जाता है, और जिस जिस सेल से जाके वो टकराता है उसके अंदर भी कैंसर पैदा कर देता है, यानी यूं कह लो कैंसर फैलना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं मेलिग्नेंट। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर्स। ठीक है। जो बिनाइन है, कोई भी फोड़ा बनना ज़रूरी नहीं है, कोई भी गिल्टी बनना बिनाइन एक ही जगह पे, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कैंसर हो, लेकिन मेलिग्नेंट लाजमी तौर पे क्या होगा, कैंसर होगा। ठीक है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है कि कैंसरस सेल का एक जगह बनना, खून में शामिल होना, पूरी बॉडी में फैलना और दूसरे सेल्स को भी कैंसर में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको कलर किया हुआ है, सीरियस कंडीशन है ये। बात समझ में आ गई? तो द फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग द कैंसरस सेल बाय ब्लड, थ्रू ब्लड, तो ये क्या हो जाएगा। तो इसमें ट्रीटमेंट इसकी क्या है, पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी कैंसर हो, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ठीक है, या सर्जिकल प्रोसेस। अगर कोई समझते हैं कि उसको सर्जरी करके बाहर निकाला जा सकता है तो बाहर निकालें। तो इसलिए ये चीज़ें आपने इसमें बतानी हैं। ठीक होगी जी बात। उसके बाद आजकल के हवाले से एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि आपके जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एस शेल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी में वैसे कितने आते हैं, 6 आते हैं। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, पीछे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन आर हाईली अनस्टेबल। आपने पढ़ा होगा कि हर इलेक्ट्रॉन जो है, हर एटम जो है, वो मॉलिक्यूल अपना वो शेल को पूरा करने की कोशिश करता है, इसके लिए वो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब तक वो नहीं बनाएगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। वो कोशिश करेगा कहीं से मुझे मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन ताकि मैं अपना सेल को क्या कर लूँ, पूरा कर लूँ। ऐसे ही पढ़ा था ना। तो ये जो चार्जेस वाले रेडिकल्स होंगे इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे फ्री रेडिकल्स, FRS। पेपर में ये जब भी आएगा, एंटी टेस्ट में आए, कहीं भी आए, FRS के नाम से आएगा, क्योंकि ज़्यादातर वो आपके ज़्यादा इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल क्या है, काज ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू। अब क्या, जब किसी से वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसा ही है ना। और जब ये करेगा तो उससे बुढ़ापा देखा गया है ज़्यादा होता है। तो हमें ये चाहिए, मतलब कहने का मकसद ये है कि हम बॉडी के अंदर ये FRS बनने ना दें, या इसका लेवल कम से कम रखें। अब क्यों
ये FRS क्यों खतरनाक है? कहते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, ये किसी आपके ऑर्गन की बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं, ये आपकी न्यूट्रिएंट अपटेक को शेप कर सकते हैं, आपकी किसी बॉडी के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं। तो कोशिश करें ये बनने ना दें, ठीक है। इसी वजह से नेचर ने हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि AFR को बनने से रोकते हैं। ये हमारे फ्रूट्स में भी हैं, हमारी फूड्स के अंदर भी हैं, जो उनके अंदर होते हैं। तो ये देखा गया है आजकल के ज़माने से। माइक्रोवेव में जब आप लोग खाना क्रिएट करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एक्सट्रीम टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि बहुत बड़ी वजह है खाना गर्म करना। दूसरी बात ये है कि जब आप माइक्रोवेव ओवन में कुछ जब वेव्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, FRS बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ये आपकी बॉडी में जाएगा, तो ये आपको वही चीज़ें, कैंसर तो कर ही सकता है, एजिंग भी करेगा। तो लिहाजा आगे उसने सजेशन भी दी हुई है कि आप लोग चाहिए कि ओवन वगैरह इस्तेमाल करें, डायरेक्ट आग पे गर्म करें, बजाय तब वक्त बचाने के लिए आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें। बात समझ में आ गई जी? तो बस ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें बतानी है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।